नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं चंद्र राहु युति प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम का तीसरा भाग है। ये लग्न से लेकर षष्ठ भाव तक चंद्र राहु युति का कैसा प्रभाव जातक को देखने को मिलेगा, इसकी हमारी चर्चा हो चुकी है। आज सप्तम, अष्टम और नवम भाव में ये युति हो तो हम इसके प्रभाव को जानेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि चंद्र राहु युति का कोई विशेष श्रेष्ठ प्रभाव किसी भी भाव में देखने को प्राप्त नहीं होता। ये युति जहां भी हो उस भाव में परेशानी ही उत्पन्न करने वाली होती है। जन्म कुंडली में सूर्य को पिता का कारक तो चंद्रमा को मां का कारक कहा गया है। चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात सुख भाव के, और सुखेश का या सुख के कारक का आप कहिए माता के कारक का राहु के साथ युति में जाना किसी भी भाव में श्रेष्ठ प्रभाव प्रदायक तो नहीं ही बन पाता। आज चलिए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर ये युति हो तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सप्तम भाव आप इसे आपके व्यक्तित्व का दूसरा भाव कह सकते हैं। लग्न आपका व्यक्तित्व है और दूसरा आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाला जो भाव है यह सप्तम भाव है। यह आपके दांपत्य का भाव है। हम सबों के जीवन काल में एक बार दूसरा ही जन्म होता है जब हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं विवाहित होकर के। यहां बैठा ग्रह जैसे लग्न में बैठा ग्रह आपके चरित्र का चित्रण करता है, वैसे ही सप्तम में बैठा ग्रह भी बहुत हद तक आपके चरित्र के बारे में बताता है। आपके दांपत्य जीवन में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो यहीं से पता चलता है। सीधी सी बात है कि सप्तम भाव में अगर चंद्र राहु की युति हो तो ये बात तो हम समझ ही सकते हैं कि ऐसे जातक के दांपत्य जीवन में कोई विशेष सुखद स्थिति तो नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, इसके पीछे एक कारण और भी है कि चंद्रमा जब भी राहु के साथ होंगे तो सीधी सी बात है चंद्र कुंडली में ये दोनों ग्रह लग्न में हो जाएंगे। लग्न अर्थात आपका व्यक्तित्व, अर्थात आपका मन। अब चंद्रमा राहु के साथ हैं किसी भी भाव में तो मानसिक अशांति तो घूम फिर करके जातक के जीवन काल में रहने ही वाली है। सप्तम भाव में अगर ये युति हो तो ये दांपत्य जीवन को पूरी तरह से खराब करने वाली, दांपत्य जीवन में मतभेद करने वाली, कराने वाली, गलत फहमी उत्पन्न कराने वाली, कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन की जो नींव है वो कैसे मजबूत रहती है? विश्वास से। उस विश्वास वाली नींव को ही ये कमजोर कर देगी युति। ये ठीक नहीं है। अब ये अलग बात है कि चंद्र राहु की युति है, ये निसंदेह बहुत बुरा है, लेकिन जन्म कुंडली के किसी भी एक दुर्योग से न तो किसी का जीवन समाप्त हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, न ही किसी एक राजयोग से आप अपने जीवन काल में हर सुख का भोग कर सकते हैं। जैसे दुर्योग आपको पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर सकता, वैसे राजयोग भी आपको पूरी तरह से अकेले आबाद नहीं कर सकता। उसके लिए कई सारे कारण होते हैं। अब मान लिया जाए कि ऐसे ही चंद्र राहु की युति है और इस युति पर शुभ ग्रह जैसे देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए, तब हम कहेंगे कि ठीक है, मतभेद होगा, दोनों के बीच सामान्य किसी बात को लेकर के मतांतर बना रहेगा, जीवन भर मतभेद होता रहेगा, लेकिन इसका यह मतलब हम नहीं कहेंगे कि दांपत्य जीवन टूट जाएगा। लेकिन अब जरा सोच करके देखिए कि यही चंद्र राहु की युति हो और ऐसे चंद्र राहु की युति पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब सबसे पहला प्रश्न खड़ा होगा कि शायद जातक के जीवन काल में दांपत्य सुख है ही नहीं, इसका पहले तो विवाह ही नहीं हो पाएगा। विवाह हो जाए तो वैवाहिक जीवन में सदैव परेशानी बनी रहेगी। किसी और कारण से, किसी और सूत्र के कारण दांपत्य जीवन में परेशानी कम हो तो जीवन साथी रुग्ण होगा, जीवन साथी रोगी रहेगा, यानी दांपत्य जीवन में परेशानी। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है यह आपके व्यापार का भी भाव है, यह आपके पार्टनर का भाव है। तो सप्तम भाव में जब भी चंद्र राहु की युति हो तो यह पार्टनरशिप में काम को ठीक ठाक नहीं चलने देता। पार्टनर से धोखे की संभावना बनी रहती है, व्यापार में धोखा खाने की स्थिति बनी रहती है। ऐसे जातक को व्यापार में भी परेशानी होती है। और जैसा मैंने कहा कि ऐसी युति पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो सीधी सी बात है, हम कहेंगे कि व्यापार श्रेष्ठ नहीं चल सकता, व्यापार में धोखा होगा
आपको व्यापार या तो करना ही नहीं चाहिए, या व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो अपने नाम पर मत करिए। यानी चंद्र राहु की युति का सप्तम में होना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। हां, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो परेशानी थोड़ी कम होगी। एक और बात, चंद्र राहु की युति से ग्रहण योग का निर्माण होता है, चंद्र ग्रहण योग। यह बात सदैव ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा की गति बहुत ही तीव्र है। 2.25 दिन में ये एक राशि को पार कर जाते हैं। अब अगर चंद्रमा और राहु के बीच की जो दूरी है उसमें चंद्रमा पहले आते हैं, अर्थात राहु 10 अंश पर और चंद्रमा मान लीजिए 5 अंश पर, तो ये प्रबल ग्रहण है। चंद्रमा राहु 15 अंश पर और चंद्रमा 5 अंश पर, तब भी यह ग्रहण का ही प्रभाव माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की गति इतनी तीव्र है कि वो शीघ्र ही राहु की ओर बढ़ रहे हैं और पहुंच जाएंगे। ये तभी मायने रखता है कि बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी जब राहु मान लिया जाए कि 5 या 7 अंश पर हैं और चंद्रमा 20-25 अंश पर पहुंच जाए। हालांकि उस अवस्था में भी चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर ही हो जाएंगे। बड़ी समस्या चंद्रमा के साथ ये ही है कि अगर हम ये कहते हैं कि चंद्रमा और राहु के बीच पर्याप्त दूरी है, तो वो 2 ही कारण से होगा। राहु की डिग्री कम हो और चंद्रमा की डिग्री बहुत आगे की हो, और अथवा राहु बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर हो 28-29 अंश पर और चंद्रमा तब जाकर के 5 या 6 अंश पर हो, तब थोड़ी बात बन सकती है। अन्यथा अगर मान लिया जाए कि राहु की डिग्री 5 या 7 अंश की है और चंद्रमा पहुंच गए हैं 28वें अंश पर, 27वें अंश पर, तब भी कोई मायने नहीं है, क्योंकि इस अवस्था का चंद्रमा भी या तो मृत होगा या बाल अवस्था का होगा। जातक को मानसिक अशांति तो वो प्रदान ही करेगा। सप्तम में चंद्र राहु की युति को हम किसी भी तरह से श्रेष्ठ नहीं कह सकते। एक और पॉइंट, यहां पर अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो तुला राशि होती है और तुला राशि में चंद्रमा नीचा भी राशि होते हैं। फलतः चंद्र राहु की युति सप्तम में किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। तो क्या अष्टम में ठीक है? नहीं, अष्टम में भी चंद्र राहु की युति को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। यहां पर चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच राशि में होते हैं और अष्टमस्थ चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो जाए तो कुटुंब के मध्य मतभेद होना, कुटुंब से संबंधित परेशानियों का होना, जातक की वाणी में कड़वाहट आना, जातक के स्वास्थ्य में निरंतर परेशानी बने रहना, कफ जन्य रोगों का होना, भ्रम की स्थिति, मति भ्रम की स्थिति सदैव बने रहना और मानसिक रूप से जातक आजीवन अशांत, अस्थिर। और ऐसे चंद्र राहु की युति पर अगर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए तो जातक डिप्रेशन का शिकार भी होगा। और अगर कहीं सचमुच मेष लग्न की ही कुंडली है और चंद्रमा यहां वृश्चिक राशि में बैठे हैं और फिर उस अवस्था में पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब तो निसंदेह ऐसा जातक डिप्रेशन का शिकार होगा। ऐसे चंद्र राहु की युति का जन्म कुंडली के अष्टम में होना स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में सबसे ज्यादा परेशानी उत्पन्न करने वाला देखा जाएगा। चंद्रमा को रक्त का स्वामी कहा गया है। ऐसी स्थिति में जबकि चंद्रमा आपकी कुंडली में राहु के साथ युति में हो, पीड़ित हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, जातक को रक्त जन्य रोगों का ये शिकार बना देते हैं। मानसिक अशांति तो होती ही है, मति भ्रम वाली स्थिति, विभ्रम वाली स्थिति तो होती ही है। स्वास्थ्य में परेशानी सबसे ज्यादा विचारणीय तथ्य है। चंद्र राहु की युति अष्टम में होने पर कुटुंब सुख, माता का सुख और कहीं ना कहीं स्वगृह का सुख भी जातक के जीवन काल में कम हो जाता है। इसके पीछे कारण है कि यहां बैठे राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर हो जाती है, तो जो स्वगृह का सुख है उसमें कमी आने लगती है। चंद्र राहु की युति अष्टम में हो तो क्या कुछ अच्छा हो सकता है? बहुत अच्छा तो किसी भी मामले में नहीं कह सकते, लेकिन हां, ऐसा जातक अगर तांत्रिक क्रियाओं में थोड़ी दिलचस्पी ले, तंत्र मंत्र में दिलचस्पी ले, तो यहां कुछ उससे लाभ मिल सकता है। और कुछ मंत्र ऐसे हैं जो देवी के मंत्र, वो उससे सिद्ध हो सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो यहां भी चूंकि मंत्र साधना में मन की शक्ति सबसे ज्यादा लगती है, मन का शांत होना, एकाग्र होना, यहां मन ही एकाग्र नहीं, वहां साधना भी कहां श्रेष्ठ रूप से हो पाएगी। तो जन्म कुंडली के अष्टम में चंद्र राहु की युति को भी आप यहां भी किसी तरह से ठीक नहीं कह सकते। अब यह देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में यह युति किस स्थिति में, अगर है तो किस स्थिति में है। और हां, बचाव एक ही है। बाकी के उपाय मैंने कहा था कि जब यहां पहुंचूंगा तो उपाय कई सारे बताऊंगा, लेकिन मैं यहां पर सबसे पहले बता दूं कि बचाव यही है कि इस युति पर या तो गुरु की या शुक्र की या किसी भी पाप ग्रह के साथ युत न हो ऐसे बुध की दृष्टि पड़े। यही एकमात्र बचाव है।
शुभ ग्रह की दृष्टि ही इस दुर्योग से आपको राहत देने वाली है, अन्यथा यह दुर्योग कष्ट देगा, मानसिक अशांति परेशानी देगा। यह आपके मृत्यु का भाव है। जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है असल में आयु का भाव है, लेकिन जहां से आयु का विचार हो रहा है मृत्यु का विचार भी वहीं से होगा। यह जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है यह धर्म का भाव है, और धर्म से 12वां होने के कारण यह कहीं ना कहीं धर्म का जो व्यय कर दे तो वही मृत्यु है। फलस्वरूप अष्टमस्थ चंद्र राहु की युति को सात्विक साधनाओं के लिए कभी नहीं देखा जा सकता। ऐसे जातक को हम सात्विक साधना करते नहीं देख सकेंगे, या यूं कहें कि सात्विक साधना में उसकी बहुत दिलचस्पी, मन उसकी नहीं लगने वाली है। हां, ऐसा जातक कोई ऐसे तंत्र मंत्र इत्यादि में दिलचस्पी ले तो वहां पर उसको सफलता अवश्य मिल जाएगी। बाकी अभी जो मैंने सप्तम भाव में चंद्रमा और राहु के बीच की दूरी के बारे में आपको बताया, इसको आप उसी तरह से यहां भी लागू करके देखिए, चंद्रमा की स्थिति को देखिए और तब आप समझिए। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 9वें भाव में वैसे कोई भी ग्रह बहुत बुरा प्रभाव नहीं देता। जैसे जन्म कुंडली का 11वां भाव वैसे 9वां भाव यह धर्म का भाव है। यहां अगर ग्रह बुरा प्रभाव देगा तो 2 ही 3 समस्याएं विशेष रूप से देखने में आती हैं। जैसे पहला, ऐसा जातक धर्म में रुचि लेने वाला नहीं होगा, जातक हो या जातिका धर्म में उसकी रुचि नहीं होगी। दूसरा, धर्म क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करना, माता पिता का सम्मान करना, अच्छे कार्य करना, अपने कार्य के प्रति सचेत रहना, ईमानदार रहना, यही सबसे पहला धर्म है। तो सबसे पहले बात तो यही आएगी कि ऐसा जातक धर्म विरुद्ध कृत्य करने वाला होगा, माता पिता का अपमान, विशेषकर पिता का अपमान करने वाला होगा। अब हमें यह देखना है, देखिए, मान लिया जाए कि जन्म कुंडली के 9वें भाव में चंद्र राहु की युति है, तो इसे बहुत बुरा आप मत समझिए, एकदम से यह खराब नहीं है। ऐसा जातक हो सकता है धार्मिक आचरण करने वाला न हो, लेकिन एकदम से अभागा नहीं होगा। यह बात सदैव ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा चंद्रमा पक्ष बल से बली हो, अंश बल से बली हो, उच्च का हो, समझने वाली बात है। मान लिया जाए कि यहां वृषभ राशि बनी हुई है और चंद्र राहु दोनों को बैठे हैं, दोनों के दोनों उच्च के हैं, तो ऐसा जातक भाग्य के मामले में कमजोर नहीं होगा। उसको हम अभागा नहीं कह सकते, भाग्यहीन नहीं कह सकते। भाग्य के चलते उसको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पराक्रम पर होगी तो कर्मठ तो होगा ही होगा। हां, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक मन से अशांत होगा। कई बार वो भ्रमित स्थिति में होगा, क्योंकि लग्न पर राहु की दृष्टि है तो भ्रामक स्थिति होने के कारण कई बार गलत निर्णय भी ले लेगा। लेकिन चूंकि उसका भाग्य बल बली है, फलस्वरूप गलत निर्णय लेने के बावजूद वो बर्बाद नहीं होगा। तो चंद्र राहु की युति का 9वें में हमें निष्कर्ष निकालना अगर है तो पहले ग्रह की स्थिति को देखना है। एक, अब मान लिया जाए कि 9वें में ही चंद्र राहु की युति है और चंद्रमा यहां पूरी तरह से पीड़ित है, जैसे कृष्ण पक्ष के चंद्रमा बने हुए हैं, तो यह भाग्य को कमजोर करने वाला है, मां के सुख को कमजोर करने वाला है, जीवन में सुख की कमी लाने वाला है, स्वास्थ्य को कमजोर करने वाला है। चंद्रमा का जन्म कुंडली में कमजोर होना, याद रखिएगा इस बात को, एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि चंद्रमा जन्म कुंडली के किसी भी भाव में कमजोर होकर के बैठे तो यह आयु को क्षीण करने वाला है। यह बात सदैव ध्यान रखना है कि कमजोर चंद्रमा आयु क्षीण करते हैं। 9वें में भी अगर धर्म भाव में भी अगर चंद्र बहुत कमजोर है या किसी भी भाव में चंद्रमा बहुत कमजोर है तो इसी को बालारिष्ट के रूप में देखा गया है। बालक के जन्म लेते ही उसके ऊपर अरिष्ट की स्थिति बनी रहती है। 9वें भाव में वही स्थिति है, जहां यह चंद्रमा बहुत कमजोर हुआ तो परेशानी की स्थिति तो आ ही जाएगी। यहां अंश बल बहुत मायने रखेगा, राशि बल बहुत मायने रखेगा। आपको यह देखना चाहिए कि किस राशि में यह चंद्रमा और राहु की युति है। बाकी अगर चंद्र राहु की युति राशि वाइज किसी अच्छी स्थिति में है तो ज्यादा आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा परेशानी यही आएगी कि ऐसा जातक धार्मिक कृत्यों में बहुत रुचि लेने वाला नहीं होगा, पिता का कोई विशेष ये सम्मान करने वाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके पास भूमि, भवन, वाहन, भाग्य से संबंधित, या यूं कहीं कि जीवन में एक भाग्यशाली व्यक्ति के पास जो चीज होना चाहिए वो सब कुछ उसके पास होगा। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु कमी नहीं होगी। बाकी मामलों में आप देखें तो बाकी भावों की अपेक्षा मैं चंद्र राहु की युति को 9वें भाव में कुछ विशेष खराब नहीं कहूंगा। धर्म में रुचि कम होगी। प्रिय दर्शकों, चंद्र राहु की युति की चर्चा आज हम 9वें भाव में पूर्ण कर रहे हैं। इसके बाद अभी 3 भाव और बच जाएंगे। आप अगर इस चर्चा को समझ रहे हो तो एक बात तो आपने समझा
कि किसी भी भाव में चंद्र राहु की युति को मैंने कोई विशेष श्रेष्ठ नहीं कहा, जबकि चंद्रमा अगर मन है तो सूर्य भी आत्मा है। सूर्य की चर्चा मैंने जब की थी तो मैंने इतना बुरा नहीं कहा था। बस कारण यही है कि मन का कारक है, मन का कारक है, और इस भौतिक युग में बेस है मन। हर व्यक्ति मन के स्तर पर ही जी रहा है। यह सतयुग नहीं है, यहां हर व्यक्ति मन के स्तर पर ही जी रहा है। इसीलिए अगर आप ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा गहराई से चिंतन, अध्ययन, मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी बड़े राजयोगों में चंद्रमा की महत्ता सबसे ज्यादा मानी गई है, और सभी बड़े दुर्योगों में चंद्रमा को नंबर 1 पर रखा गया है। चंद्रमा कमजोर, पूरी कुंडली कमजोर। आप मेरे पूर्व के कार्यक्रम देखते हो तो मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में समस्याओं के आने में आप 2 ग्रहों को मुख्य भूमिका के रूप में रखिए। 35% आपकी समस्याओं के या हर कुंडली की समस्या के पीछे जो ग्रह काम करता है वो है चंद्रमा। बाकी के 30% आप सूर्य को रख लीजिए, या 25% सूर्य को रख लीजिए, 30 नहीं 25, और बाकी जो बचा वो है 7.5 ढैया, कंटक ढैया इत्यादि, राशि से शनि का पंचमस्थ होना, राहु की दशा इत्यादि का होना। यानी बाकी की सभी चीजें इतनी परेशानी कर देने वाली नहीं है। सबको जोड़ करके जितनी समस्या उत्पन्न होती है जन्म कुंडली में, मारक अकारक की स्थिति, ये सब जोड़ करके जो समस्या उत्पन्न होती है वो अकेले समस्या उत्पन्न करने वाला है ये ग्रह चंद्रमा। यानी चंद्रमा का जन्म कुंडली में कमजोर होना, और आज के इस परिवेश में देखें तो आप 10 कुंडली देखेंगे तो आपको 8 कुंडलियां ऐसी मिलेंगी जिसमें चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है, किसी न किसी कारण से पीड़ित है। मैंने यहां तक कहा कि चंद्रमा अगर नीच का है तो टेंशन, और चंद्रमा उच्च का है तो इसका यह मतलब नहीं कि बहुत अच्छा। यहां भी जातक का मन अशांत रहने का खतरा है। अगर यह चंद्रमा कहीं किसी पापग्रह से दृष्ट हो गए तो मन तो अशांत रहेगा ही, मन का भटकाव तो होगा ही होगा। यानी खतरा यहां भी बना हुआ है। जन्म कुंडली में चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसका ठीक होना बेहद आवश्यक है। ठीक तो सूर्य का होना भी बेहद आवश्यक है। ये दोनों ही ग्रह बेस हैं जन्म कुंडली के। आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखिए, और बाकी के जो तीसरा भाव, अगला जो कार्यक्रम चौथा पार्ट लेकर के आऊंगा, कई सारे उपाय होंगे जो मैं पूर्व से आपको बताता रहा हूं। उन उपायों को एक साथ करके आपको मैं बताऊंगा। आप उन उपायों को करके अपने चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं, और मानसिक अशांति, मन से संबंधित परेशानी, चंद्र ग्रहण जन्य दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।